चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे लूप स्टेटमेंट के बारे में। लूप होता क्या है? ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का एक भाग है जिसके अंतर्गत हमने ब्रांचिंग पढ़ ली है और अब हम पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे लूप का मतलब मैं बता देता हूँ। एक जो होता है राउंड चलते रहता है। राउंड मतलब जो हम कंडीशन दे रहे हैं जब तक वो ट्रू है तब तक वो चलते रहेगी, यानी कि जब तक हमारा टास्क कंप्लीट ना हो तब तक वो काम यहाँ पे चलते रहेगा और जैसे ही यहाँ पे फॉल्स हो जाती कंडीशन तो वो लूप से बाहर हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे जो है लूपिंग के अंतर्गत रखते हैं और इसके अंतर्गत तीन चीजें आती है। एक तो होती है व्हाइल लूप और एक होती है डू व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो ये बेसिक तौर पर हर एक लैंग्वेज में आपको देखने मिलेगा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लूप स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो जब हम किसी खास कंडीशन के पूरा होने तक किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार चलाना चाहते हैं तो इसी स्थिति में हम जो है इस स्टेटमेंट यानी लूप स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने बताया व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है और फॉर लूप होता है। तो इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम जो है व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे। व्हाइल लूप होता क्या है? तो व्हाइल लूप की अगर बात करें तो आप देखिए यहाँ डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में हमने देखिए जैसे हमने इंट करके हमने लिए ए और ए को हमने कोई वैल्यू दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे 1 दे दिए, ठीक है। इंट ए करके वैल्यू 1 दे दिए। उसके बाद व्हाइल में हमने क्या करा है, ए कब तक चलेगा जब तक कि वो छोटा है 10 से, ठीक है, ये दे दी हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे दिए हैं ए प्लस प्लस। इस प्रकार से देखिए तीन कंडीशन हो गई। एक तो इनिशियलाइजेशन हो गया, एक हो गया कंडीशन मतलब जो मतलब हम जो चेक कराते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन, और तीसरा हो गया है अपडेशन। तो तीन चीजें मिलकर यहाँ पे जो है किसके अंतर्गत देखने को मिलती है, व्हाइल लूप के अंतर्गत। तो यहाँ आप देखिए जैसे स्टार्ट करें हमने, यहाँ कंडीशन चेक करा यानी कि स्टार्ट करने की कंडीशन ये है और कंडीशन जब चेक कराने की बारी आई तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट यहाँ पे। अब ये सही है, मतलब ए अभी क्या है, छोटा है, तो छोटा है 10 से, तो सिंपल सी बात कहाँ जाना चाहिए, ट्रू में। और ट्रू में जब जाएगा तो ट्रू में जाएगा तो वो क्या होगा, मतलब प्रिंट करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, मतलब हमने इसके अंदर 1 प्रिंट लिख दिए। उसके बाद अब फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस प्लस, मतलब ए की जो वैल्यू है अब कितनी हो गई है 2, पहले कितनी थी 1। तो अब ए जो है घूमकर फिर इस लूप में जाएगा यहाँ पे कंडीशन में और यहाँ फिर से चेक करेगा ए, मतलब ए में क्या है 2 और 2 की वैल्यू क्या है, मतलब जो ए की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 10 से चेक करा रहा है कि 10 से छोटा है, बिल्कुल है। तो फिर से क्या प्रिंट कर दिए, ए की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो ऐसे ये घूमते रहेगा। जब ये 10 से बराबर या 10 से बड़ा हो जाएगा या उसके बराबर हो जाएगा तो सिंपल सी बात, ये लूप से बाहर हो जाएगा। लूप से बाहर हो जाएगा मतलब ये देखिए लूप से बाहर यानी कि एंड लूप हो जाएगा, एंड व्हाइल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देखें तो व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाता है और यदि कंडीशन सही होती है तो व्हाइल लूप के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो रन होता है। जैसे कि यहाँ 1 प्रिंट हुआ था, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट तब तक चलता है जब तक कि व्हाइल लूप की कंडीशन ट्रू होती, यानी कि कब तक चलेगा, जब तक कि ए 10 से छोटा है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती यानी कि ए 10 से जैसे ही बड़ा हुआ है या बराबर हुआ है तो ये फॉल्स हो गई, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं, हमने फ्लो चार्ट देख लिए हैं। सिंटेक्स में व्हाइल लूप की कंडीशन देखिए, व्हाइल कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद अंदर कंडीशन यानी कि एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जैसे हमने लिखे थे ए छोटा है 10 से या बराबर है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, कंडीशन हो गई। उसके बाद हम जो है इसके अंदर का स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, बॉडी जो होती है व्हाइल की करली ब्रैकेट के अंदर, और स्टेटमेंट कब रन होगा, जब इसके अंदर लिखी गई जो कंडीशन है वो ट्रू होगी, और ट्रू नहीं होगी तो सिंपल सी बात है ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर हम जो है इसको रन करके भी देखेंगे। तो एग्जांपल में हमने देखिए यहाँ पे हेडर फाइल ली है। हेडर फाइल तो आपको पता चल गई, ये कॉमन रूप से लेना ही है हर एक प्रोग्राम में, इंक्लूड stdio.h। इंक्लूड मतलब ये हैज है। अब हैज को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है। तो इंक्लूड stdio.h जिसके अंतर्गत हमको प्रिंट एफ और स्कैन एफ दो चीज की डेफिनेशन देखने को मिलती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंतर्गत, और एक प्रकार की हेडर फाइल है। फिर मेन फंक्शन लिए, वॉइड जो है एक प्रकार का डेटा टाइप है जो कि ब्लैंक होता है, यानी कि रिटर्न टाइप नहीं लेना है तो हमको वॉइड लेना होता है। फिर हमने यहाँ करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, एंड किए यानी कि बॉडी लिखना है। फिर हमने इंट नम करके एक वेरिएबल लिए और नम में हमने डायरेक्टली यहाँ पे 1 स्टोर कर दी, यानी कि डिक्लेरेशन भी हो गया और इनिशियलाइजेशन भी हो गया, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया गया। फिर हमने देखे व्हाइल कीवर्ड लगाया और व्हाइल कीवर्ड के बाद जो नम है, नम को यहाँ लिखें और उसको छोटा या बराबर दिखाए 10 के, यानी कि कब तक, जब तक कि 10 के बराबर या 10 से छोटा है, ठीक है।
तो तब तक ये चलेगा, और जैसे ही एक अंक बड़ा बड़ा हुआ तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एंड हो जाएगा, मतलब बाहर फेंक देगा। परंतु अभी क्या है, नम अभी क्या है, देखिए 1 है, यानी कि नम में क्या है 1 है, और अभी छोटा है और बराबर भी, मतलब सिंपल सी बात है, छोटा है, एक कंडीशन सही होगी, अगर बराबर भी रहता तो भी कंडीशन सही होती। तो अभी छोटा है तो अंदर जाएगा और प्रिंट कर देगा। देखिए मॉड्यूल डी, मॉड्यूल डी क्या है, इंटीजर के लिए लेते हैं, और ये मॉड्यूल डी इसको बताता है कि ये इसके अंतर्गत जो है इंटीजर वैल्यू है। तो मॉड्यूल डी ले लिए, और स्लैश एन जो है हर हमेशा न्यू लाइन में आएगा, यानी कि पहली बार में 1 प्रिंट कर दिए तो न्यू लाइन 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4, इस प्रकार जो है 10 तक प्रिंट करेगा, और जैसे 11 हो जाएगी तो एग्जिट हो जाएगा। तो हर एक स्थिति में न्यू लाइन यानी कि एस्केप सीक्वेंस होता है, हमने पढ़े हैं अभी, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। दोनों को डबल कोट में ही लिखा जाता है, और अगर हम खुद लिखना चाहते हैं कुछ स्ट्रिंग तो इसके अंदर ही हम लिखते हैं, और कॉमा दोनों को जोड़ने के लिए कॉमा लगाते हैं, और नम जो वेरिएबल है हमारा उसको लिख दिए। नम की वैल्यू पहली बार में 1 थी, फिर प्लस होकर आई, देखिए नम प्लस प्लस, तो नम प्लस प्लस हुई है तो अपडेट हुई एक्सप्रेशन, और दूसरी बार में 2 हो गया तो ऐसे चेक कराया, फिर से 2 प्रिंट कर दिया, फिर राउंड चलते जाता है। इस प्रकार से ये राउंड जो है इस प्रकार चलते जाता है। तो चलते जाएगा, कब तक चलेगा, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाओ, और 10 से जैसे ही आगे जाता है तो ये जो होती है मतलब जो वाइल होता है वो एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलो हम जो इसको रन करके देख लेते हैं। हमने जो प्रोग्राम है देखिए देख C++ में यहाँ पहले से बना हुआ है, ताकि हमारी जो मतलब जो टाइम बचेगा इससे हमारा। तो यहाँ हम देख लेते हैं, हेडर फाइल हमने लिए, मेन फंक्शन लिए, इंट करके नम लिए, नम में 1 दे दिए, और वाइल में हमने कंडीशन चेक कराई कि नम छोटा है या बराबर है, कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए। तो ये कंडीशन चेक कराया हमने, अगर सही है ये कंडीशन तो सिंपल सी बात अभी सही है, 1 है, यानी कि यहाँ प्रिंट कर देगा नम की वैल्यू, यानी कि 1 प्रिंट करेगा। और मॉड्यूल डी क्यों लगाया, स्लैश एन क्यों लगाई हमने देख ली, और जब नम को प्रिंट कर देगा तो फिर आएगा नम को, नम में 1 जोड़ेगा, प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और आपने पढ़े भी है इसके पहले पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट भी पढ़े हैं। तो दोनों चीज़ हम उल्टा सीधा कुछ भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो रन कराने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, यहाँ हम जैसे ही रन कराते हैं तो कैसे रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, और जैसे ही आप रन कराते हो तो रन कराने के बाद देखिए ये कंसोल में रन हो गया, और 1 से लेकर 10 तक आया। अब ये 10 तक क्यों आया आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ नम की वैल्यू अभी 1 है, और छोटा है बराबर, कब तक, जब तक कि 10 तक न पहुंच जाए। प्रत्येक बार में नम को प्रिंट करेगा, और प्रत्येक बार में नम में 1 जुड़ेगा, तो ये घूमते जाएगा घूमते जाएगा, और घूमते जाकर जो है कब तक आएगा, 10 तक। तो हर एक बार में 10 को प्रिंट करेगा, परंतु हर एक बार न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। तो स्लैश एन जो है न्यू लाइन के लिए होता है। तो ये देखिए हमको यहाँ पे ये हर एक अंक जो अक्षर है या जो नंबर है हर एक कुछ जो है न्यू लाइन में लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वाइल लूप कैसे काम करता है, हमने देख लिए। और यदि कंडीशन गलत हो गई है, मतलब ये ट्रू नहीं है, तो वो आउट हो जाएगा, यानी कि एंड हो जाएगा। तो चलिए अब जो है अगला जो लूप है उसकी बात करते हैं। अगला लूप हमको देखने को मिलता है वाइल लूप। अब डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है, मुख्य रूप से ये अंतर है, जैसे देखिए यहाँ हमने क्या चेक कराए थे, मतलब ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू हमने जो है क्या कराए थे, ए की वैल्यू कब तक प्रिंट होगी या कब तक सही होगी, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए या 10 के बराबर ना हो जाए, मतलब 10 से छोटी हो 10 के बराबर। तो ये होता था, क्या लिखते थे हम, वाइल लूप में पहले ही लिख देते थे। परंतु डू में क्या होता है, डू में डायरेक्ट, मतलब इसके बाद वाइल लूप में क्या होता था, यहाँ देखिए पहले कंडीशन को चेक कराया जा रहा है फिर प्रिंट कराया जा रहा है। परंतु वाइल लूप में आप देखिए यहाँ पे पहले डू यानी कि प्रिंट, पहले ही आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, और फिर बाद में कंडीशन को चेक कराओ। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये कंडीशन वाइल वाली बाद में चेक कराई जाएगी तो पहले गलत भी रहा। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने अभी बंद दिए थे, पर ए की वैल्यू हमने दे दी है क्या, 10, या फिर हमने दे दी है 12। तो यहाँ देखिए कंडीशन क्या चेक करा रहा है, ए की वैल्यू अभी 10 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, तब तक कंडीशन सही रहेगी। तो डू में क्या होता है, ए की वैल्यू हमने 12 दे दी और डायरेक्ट प्रिंट कर दें, तो 12 तो प्रिंट हो गया ना। फिर बाद में चेक कराया है कि ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू बराबर होनी चाहिए 10 के या 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 12 तो प्रिंट हो गया। अगर मान लो यहाँ पे हम बंद देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं डू वाइल में, परंतु पहली बार में गलत एंट्री दे दी है तो सिंपल सी बात एक बार तो प्रिंट करेगा। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में मुख्य रूप से ये अंतर है कि दोनों ही एक से काम करते हैं, परंतु डू वाइल लूप में क्या होता है कि गलत है कंडीशन तो भी एक बार ये प्रिंट करेगा, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी स्टेटमेंट, और उसके बाद जब कंडीशन चेक होगी तो वो जो है लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं इसको।
देखिए डू वाइल लूप भी जो है वाइल लूप की तरह ही होता है, परंतु इनमें अंतर यह है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन को चेक किया जाता है और कंडीशन सही होने पर अंदर का जो स्टेटमेंट है वो रन होता है, जबकि डू वाइल लूप में कंडीशन सही हो या गलत हो उसके अंदर का स्टेटमेंट एक बार तो चलता ही चलता है, क्योंकि डू वाइल लूप में कंडीशन आखिरी में चेक होती है। जैसे देखिए पहले इनिशियलाइजेशन हो गया, जैसे मान लीजिए इंट करके ए हमने दिए और 1 दे दिए, और डू करके डायरेक्ट प्रिंट कर दिए, मान लीजिए 1 है तो भी प्रिंट कर देगा और 12 है तो भी प्रिंट करा देगा। फिर बाद में वाइल कंडीशन चेक, मतलब यहाँ पे देखिए कोड का ब्लॉक है ना, यदि ट्रू है तो मतलब यहाँ पे हम देखें इफ कंडीशन यदि ट्रू है तो वो चलते रहेगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो बाहर हो जाएगा, परंतु एक बार जरूर रन होगा। तो इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए यदि कंडीशन ट्रू होती है तो डू वाइल लूप का ब्लॉक फिर से एग्जीक्यूट होता है, और यदि कंडीशन फॉल्स होती है डू वाइल लूप जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता और कंट्रोल जो होता है डू वाइल लूप से बाहर आ जाता है। अब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो डू वाइल लूप के अंतर्गत का स्टेटमेंट जो है एक बार जरूर चलेगा। तो यहाँ देखिए डू स्टेटमेंट एक बार चला, और अगर कंडीशन सही है तो बार बार ये घूमते रहेगा, और नहीं है तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हेडर फाइल हमने लिए, मेन फंक्शन हमने लिए, फिर देखिए इंट आई करके ले लिए और आई में हमने 1 दे दिए। अब डू करके हमने डायरेक्ट लूप की बॉडी के अंदर का जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिए। अब हेलो वर्ल्ड की जगह आई की वैल्यू भी करा सकते थे। अब हेलो वर्ल्ड हर एक लाइन जो है न्यू लाइन में आना चाहिए, तो /n हमने लगा दी और डबल कोट को पैक करके हमने सेमीकोलन लगा दिया, यानी टर्मिनेट हो गया। अब आई में प्रत्येक बार 1+ हो, और जब 1+ होगा तो उसके बाद देखिए कंडीशन चेक हो रही है, मतलब हेलो वर्ल्ड। अब मान लो यहाँ देखिए आई छोटा है कब तक, जब तक कि 5 तक ना पहुँच जाए और 5 से छोटा हो, तो हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आई छोटा है क्या, सिंपल सी बात है, आई में अभी क्या है, आई में अभी 1 वैल्यू थी, फिर आई ++ हो गया तो आई में क्या हो गई 2 वैल्यू, तो फिर घूम कर आएगा और हेलो वर्ल्ड दूसरी बार प्रिंट कर देगा न्यू लाइन में। फिर यहाँ चेक करेगा आई छोटा है क्या, अभी भी देखिए आई ++ हो गया तो आई की वैल्यू 3 हो गई, और 3 हो गई तो फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ऐसा कब तक करेगा, जब तक कि 5 तक ना पहुँच जाए। परंतु आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं यहाँ 6 कर देता हूँ, यहाँ 6 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो एक बार प्रिंट कर देगा, बाद में चेक करेगा तो ये आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि डू वाइल लूप में गलत हो तो भी एक बार रन होता है, सही हो तो ये तो कंडीशन के अनुसार चलते रहता है, परंतु गलत होने की स्थिति में जो है एक बार ये जरूर रन होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसी को हम, यहाँ पे डू वाइल लूप को देखिए। हेडर फाइल हमने ली, यहाँ पे मेन फंक्शन लिए, इंट आई करके हमने दे दिए, क्या दे दिए 1 दे दिए, और डू के अंतर्गत डायरेक्ट प्रिंट कर दी हेलो वर्ल्ड। अब इसके बदले में हम आई की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखिए वाइल लूप में देखे थे, यहाँ देखिए नम की वैल्यू हमने प्रिंट कराए थे, वैसे ही हम यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, कॉमा लगा मॉड्यूल डी लगाना पड़ेगा अंदर। उसके बाद आई में 1+ कर दिया, मतलब पहले 1 थी अब 2 हो गई, और 2 क्या है, छोटा है 5 से, सिंपल सी बात। फिर घूमेगा जो लूप है और फिर आएगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, फिर से प्रिंट करेगा। तो चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड जो है कितने बार प्रिंट हुआ, 5 बार। अब कंडीशन यहाँ पे सही थी इसलिए 5 बार हो गया। मान लो यहाँ कंडीशन हम 6 दे देते हैं, तो यहाँ पे 6 में एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा, बाद में जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब यहाँ कंडीशन आएगी मतलब लूप आएगा तो ये चेक करेगा कि जो आई है छोटा है क्या, छोटा बिल्कुल नहीं है, बराबर भी नहीं है, परंतु यहाँ तो गलत हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड एक बार आ गया, जब उसको पता चला कि आई की वैल्यू बड़ी है तो वो लूप से बाहर कर देगा। तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, डू जो है एक बार जरूर प्रिंट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, एक बार फिर से रन करा के देख लेते हैं सही वाला। ये देखिए 5 बार प्रिंट हो गया। अब देखते हैं अगला जो है, अगला हमारे पास देखने को मिलेगा फॉर लूप। अब जैसे कि हम 3 बार लेते थे, इनिशियलाइजेशन अलग होता था, कंडीशन अलग होती थी, अपडेशन एक्सप्रेशन अलग होता था, परंतु ये सभी जो है तीनों एक लाइन में अगर ले ली जाती है तो उसे बोलते हैं हम फॉर लूप। यानी कि यहाँ देखिए फॉर लूप में हम जो है पैरेंथेसिस मतलब जैसे हमने फॉर लगाया तो ये जो है पैरेंथेसिस मतलब छोटा कोष्टक को पैरेंथेसिस बोला जाता है। इसी के अंदर हम इनिशियलाइजेशन भी लेते हैं, कंडीशन भी लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपडेशन भी लेते हैं। तीनों जो एक्सप्रेशन है वो एक साथ यहाँ पे आ जाती है, इसका मतलब है कि फॉर लूप है। तो इसी के अंतर्गत इनिशियलाइजेशन और कंट्रोल कंडीशन दोनों एक साथ लिखते हैं, साथ में स्टेटमेंट जो अपडेशन स्टेटमेंट है वो भी यहीं पे लिखते हैं। अगर सही होती है तो क्या होता है, लूप की बॉडी में जाएगा, नहीं होती तो वो लूप से बाहर हो जाएगा। तो देखिए फॉर करके हमने सिंटैक्स यहाँ पे देखिए, इनिशियलाइजेशन भी यहीं होता है, कंडीशन टेस्ट भी यहीं होता है, अपडेट एक्सप्रेशन भी यहीं होता है। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए a बराबर हमने ले लिए 1, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन।
और ए की वैल्यू कब तक छोटी है, जब तक कि बराबर ना पहुंच जाए 10 के, ठीक है, या छोटी रहे, ये भी हमने ले लिए। फिर अपडेट एक्सप्रेशन में हमने ए प्लस प्लस ए माइनस माइनस या जो भी हमको लेना है वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ कहाँ आ गई, एक ही पैरेंथेसिस के अंतर्गत आ गई। अब बॉडी के अंतर्गत हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। हम 1 प्रिंट कराना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना चाहते हैं, या कोई स्टार या कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार से फॉर लूप हमारा चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन मतलब जो होता है यहाँ पे शुरू वाला, ठीक। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में जाता है और लूप का एक्सप्रेशन यहाँ पर रन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो ये बार बार घूमते रहेगा और फॉल्स है तो लूप से बाहर हो जाएगा। चलिए इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं, देखिए हमने देखे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्ट और अपडेट एक्सप्रेशन, तीनों को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, इनिशियलाइजेशन में आपको इस प्रकार से ध्यान देना होता है, इंट करके आपने पहले डिफाइन कर लिया, ठीक है, और नहीं तो आप उसके अंदर डायरेक्ट आप इंट लिखोगे। कैसे, इंट करके ए लिखोगे तब वो जो है इनिशियलाइजेशन यहाँ पर होगा। और कंडीशन टेस्ट में आप इस प्रकार दोगे, आई छोटा है किससे, 10 से, या जो भी आप देना चाहते हैं। और उसके बाद जो है इसी कंडीशन तक यहाँ पे लूप चलेगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा। अब अपडेट एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो अपडेट में आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो होता है आपके अनुसार प्लस प्लस देना, माइनस माइनस देना, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। हेडर फाइल तो हमको लेना ही होगा, मेन फंक्शन भी हमको लेना होगा। फिर हमने इंट करके आई ले लिए पहले, और आई को हमने दे दिए 1 वैल्यू, इनिशियलाइजेशन हो गया। उसके बाद हमने आई छोटा है या बराबर कब तक, 10 तक ना पहुंच जाए तब तक। फिर हमने अपडेट एक्सप्रेशन ले ली आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर आया फॉर की बॉडी में, तो प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट करेगा, फिर लूप बाहर घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होने के बाद अपडेट हुआ, यानी कि आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 2 हो गई। तो 2 होकर कंडीशन में आएगा, आई की वैल्यू अभी भी छोटी है किससे, 10 से, तो फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। तो ऐसा कब तक चलेगा, ये चलेगा 10 तक, मतलब 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, परंतु हर एक को न्यू लाइन में करेगा। तो ये स्केप सीक्वेंस यहाँ पे ध्यान में रखता है। तो चलिए इसको भी रन करा कर देख लेते हैं। तो हमारे पास में फॉर लूप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ये बना हुआ है, और इसको हम जो है डायरेक्टली देखिए रन करा कर देखते हैं। तो रन करा के देखेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, 10 बार हेलो वर्ल्ड आएगा। अब हम चाहते हैं इसको 5 बार करें, तो ये जो होता है कंडीशन टेस्ट में हम 5 लिख देते हैं और ये 5 तक चलेगा। ये देखिए 5 बार हो गया। तो ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि आप जो है इसका एक टेबल बनाइए। टेबल बनाइए से मतलब होता है आपको टेबल बनाने बोल दिया जाए, तो हम इसी में एडिट करते हैं या फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे लाते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर जो है कमेंट लाइन बना देते हैं कंट्रोल/ से। अब आप देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन और इंट करके हमने आई ले लिए, ठीक है। चलिए हम 3 वेरिएबल लेते हैं, अभी समझाता हूँ मैं, ठीक है। इसको जो है इसको हटा देते हैं, न्यू सिरे से करते हैं। इंट करके हमने नम ले लिए, अभी मैं इसको समझाऊंगा। उसके बाद हमने सी ले लिए, कॉमा लगा के आई ले लिए, ठीक है। और उसके बाद हम यूज़र से एक वैल्यू एंटर कराना चाहते हैं जिसका हम टेबल बनाना चाहते हैं। यूज़र से वैल्यू एंटर कराएंगे, प्लीज़ एंटर 1 नंबर, है ना, या फिर एनी नंबर। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक वैल्यू एंटर कराया हमने यूज़र से, और यूज़र से वैल्यू एंटर करा के से हमने ये लगा दिए और यहाँ पे हमने कॉलन लगा के एंटर कर दिए। अब जो वैल्यू आएगी वो कहाँ जाना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए एक वेरिएबल के अंदर चली जाना चाहिए। तो वेरिएबल हमने लिए एक नम, तो नम हम ले लेते हैं यहाँ पे मॉड्यूल डी। उसके बाद हम कर देते हैं कॉमा और ये लगा देते हैं हम M% और नम करके लिख देते हैं। अब जो वैल्यू आई है यूज़र के द्वारा एंटर करके वो चली गई कहाँ पे, नम में। अब नम में चली गई तो हम सिंपल सी बात है फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप कैसे लगाते हैं, फॉर के बाद हम सिंपल जो है पैरेंथेसिस का उपयोग करते हैं। तो हम दे देते हैं, अब आई की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, हम आई की वैल्यू दे देते हैं 1, और ये आई की वैल्यू कब तक छोटी रहेगी, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा सेमीकोलन लगा के हम जो है आई की वैल्यू प्लस प्लस कर देते हैं, ये अपडेट एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अब प्रिंट करने से पहले आपको ध्यान देना है, सी हमने ली हैं, सी इक्वल हम कर देते हैं नम इंटू 1। अब नम इंटू 1 क्यों करें हैं वो भी मैं समझाता हूँ आपको। और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ कर देते हैं, और डबल कोट के अंदर हम क्या लिख देते हैं, डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं एक टेबल हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो डायरेक्ट हम मॉड्यूल डी करके अगर लिख दें इस प्रकार से और सी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये हम नॉर्मली लिख देते हैं और इसको हम रन करा के देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पे मेरे को कॉमा लगाना था, ये कॉमा लगाया मैंने और ये रन कर दिए। ठीक है, अब देखिए प्लीज़ एंटर एनी नंबर। अब मैं मान लीजिए 3 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैंने जो है मतलब क्या किया था, ये 1 की जगह हमको आई लिखना है, यहाँ 1 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, देखिए आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो 1 को इंटू करें नंबर से। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट करें हमने, तो देखिए हमने यहाँ मान लीजिए 3 लिखे, तो 3 देखिए 3 का जो टेबल है वो लाइन से आ गया है। यदि हम चाहते हैं इसको हर एक लाइन को न्यू लाइन में करें, तो देखिए मॉड्यूल डी जहाँ हम प्रिंट कराना चाहते हैं वहाँ पे क्या लगाएंगे, /n। कहाँ लगाएंगे, प्रिंट करते समय मॉड्यूल डी /n लगाए और अब एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करें हमने 3, तो देखिए यहाँ पे 3 का जो वैल्यू है 30 तक आ गया है, मतलब टेबल बन गया है। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए एक वैल्यू एंटर करा है हमने यूज़र से, मान लीजिए यूज़र ने एंटर करा क्या, अब मैं इसको जो है कहाँ ले जाता हूँ, आपको वहाँ पे जो है पीपीटी में ले जाकर बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैं पीपीटी में ले जाकर बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम चलते हैं कहाँ पे, फॉर लूप के अंदर कहीं भी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं न्यू बना देता हूँ और ये देखिए अब जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यूज़र से हमने क्या लिए हैं, एक वैल्यू, मान लीजिए 3 उसने एंटर करा। अब 3 कहाँ चला गया, 3 चला गया नम में। अब यहाँ देखिए फॉर में जो है फॉर में आई लिए, आई की वैल्यू 1 है और 1 कब तक, आई कब तक छोटा रहेगा, जब तक कि 10 तक या 10 के बराबर ना पहुँच जाए या 10 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ कब तक चलेगा ये, जब तक कि छोटा है 10 से और बराबर है, और आई में हर एक बार क्या होगा, 1 जोड़ेगा। तो अब सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू कुछ नहीं थी, परंतु नम में क्या है, नम में 3 है, तो 3 यहाँ पे हो गया इंटू क्या हो गया आई, तो आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो पहली बार में क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। तो 3 कहाँ चला जाएगा, सी में, और सी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, मतलब पहली बार में 3 प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरी बार जब लूप चलेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि आई प्लस प्लस हो गया, तो अब आई में 2 हो गया, तो आई जो आई इंटू नम है, नम में तो हमने ऑलरेडी 3 दे दिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऐसे ही जोड़ते जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 का जो होगा मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 9 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद 15 हो जाएगा। इस प्रकार से ये लूप जो है बार बार चलते रहेगा और हर एक को न्यू लाइन में लाना है, इसलिए /n लगा और ये 30 तक चलेगा। अब हम चाहते हैं और कोई नंबर का जो है टेबल बनाए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करें तो एग्जीक्यूट करने के बाद 5 हमने दे दिए, तो देखिए 5 का टेबल यहाँ पे बन गया। तो फॉर लूप जो है, फॉर लूप का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं आप, टेबल बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेस्टेड फॉर लूप की बात करते हैं। तो जब हम फॉर लूप के अंदर एक और, जैसे नेस्टेड इफ़ की बात करते थे, नेस्टेड इफ़ मतलब एक इफ़ के अंतर्गत दूसरा इफ़ लिए थे, उसी प्रकार एक फॉर लूप के अंतर्गत दूसरा फॉर लूप ले रहा है, तो उसे हम नेस्टेड फॉर लूप बोलेंगे। इसका उपयोग हम बाद में जो है पिरामिड बनाने के लिए करेंगे। इस प्रकार से हम पिरामिड बनाने के लिए जो है किसका उपयोग करेंगे, मतलब जो है फॉर लूप का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है ये जो है पिरामिड बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, इस प्रकार से नेस्टेड फॉर लूप का उपयोग करेंगे। तो इसके अंदर होता क्या है, देखिए जब एक फॉर लूप के अंतर्गत दूसरा, जैसे ही एक इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट एक्सप्रेशन ये है, पर उसके अंदर ही बॉडी के अंतर्गत फिर एक और फॉर लूप ले लिए। फिर जब दोनों फॉर लूप यहाँ पे काम हो जाएगा तो अंदर की बॉडी यहाँ पे रन होगी, मतलब आउटर फॉर लूप बोला जाता है, इनर फॉर लूप बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं। ये जो होता है स्विच स्टेटमेंट आता है। तो जब हमारे पास काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं और उसे, जैसे इसके पहले हमने लैडर स्टेटमेंट पढ़े ना, लैडर स्टेटमेंट का सेम टू सेम जो होता है स्विच स्टेटमेंट भी होता है, परंतु हम कभी कभी जो है इसका उपयोग करते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो उसे हम जो है कंडीशन से मैच कर रहे होते हैं, तो स्टेटमेंट को रन करना होता है और स्विच स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। इफ एल्स के द्वारा भी किया जाने वाला सारा काम जो होता है स्विच के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, मान लीजिए कोई हमने कैरेक्टर इनपुट कराया है और वो एक्सप्रेशन को हमने यहाँ लिख दिए चेक कराने के लिए। स्विच कीवर्ड है और स्विच के अंदर हमने लिख दिए, और पहला जो केस है वो अगर रन हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट रन हो जानी चाहिए, और नहीं तो ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट रन होगा तो भी ब्रेक होगा और नहीं होगा तो भी ब्रेक होगा। तो अब दूसरा लेवल, मतलब देखिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, देखिए यहाँ पे लेवल ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या है, अगर ये कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट रन होगा, नहीं भी है तो भी ये ब्रेक हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। फिर कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट रन होगा तो भी ब्रेक होगा, नहीं तो फिर मतलब जो है रन होने के बाद भी ब्रेक होगा, नहीं भी है सही तो भी ब्रेक होगा। तो ब्रेक क्या करता है यहाँ पे, रन करने के बाद या नहीं भी हो रहा रन तो ब्रेक करने का काम करता है। जब इन सभी में कोई कंडीशन सही नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट कंडीशन यहाँ पे रन हो जाती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं।
हेडर फाइल हमने लिए, मेन फंक्शन लिए, फिर उसके बाद नंबर करके हमने नंबर में क्या ले लिए 0, अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर हो गया है। फिर प्रिंट एफ करके हमने क्या लिए हैं, एक नंबर इनपुट करा है किससे, यूज़र से। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट कर दिया है 50, तो 50 कहाँ आ गया है, इस नंबर में आ गया स्कैन ऐप के थ्रू, और नंबर जो 50 है वो यहाँ पे आ गया। अब देखिए केस की वैल्यू अगर क्या है, केस मतलब ये जो हमने एंटर करा है, केस की वैल्यू 10 है, तो क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट नंबर इज इक्वल टू 10, और है तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे ये प्रिंट हो जाना चाहिए, नहीं भी है तो ये ब्रेक हो जाएगा। फिर कहाँ जाएगा, केस, तो यहाँ पे ये केस जो है इससे मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रन हो जाएगा और रन होने के बाद भी ब्रेक हो जाएगा। अगर हमने 100 इनपुट किए हैं तो क्या होगा, ये 100 वाला प्रिंट कर देगा और नहीं तो ब्रेक हो जाएगा। अब 10, 50 और 100 इनमें से कोई नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन इस प्रकार लिखते, देखिए कॉलन, डिफ़ॉल्ट कॉलन, और ना तो 10 है, ना तो 50 है, ना तो 100 है, मतलब कोई अदर नंबर है। तो ये हम यहाँ पे स्विच के अंतर्गत ये जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्विच को जो है, स्विच का प्रोग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं स्विच का प्रोग्राम, हेडर फाइल लिए, मेन फंक्शन, फिर नंबर हमने 0 ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट, फिर यूज़र ने एक नंबर इनपुट करा, मान लीजिए 10 है, तो 10 कहाँ चला गया, नंबर में, और नंबर को हमने कंडीशन में रख दिए, ठीक है, एक्सप्रेशन में। फिर अगर केस की वैल्यू 10 है तो सिंपल सी बात, ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाना चाहिए और ब्रेक हो जाना चाहिए, नहीं है तो 50 है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होकर ब्रेक होना चाहिए। फिर अगर केस की वैल्यू 100 है तो ये वाला, और नहीं है कुछ भी तीनों के अलावा, तो ये वाला होना चाहिए कि तीनों में से कोई भी नहीं है। तो चलिए रन करके देखते हैं। मान लीजिए हमने 30 इनपुट कर दिए, तो 30 इनपुट करें, देखिए नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 10, 50 और 100, तो ये हम देख सकते हैं। यदि हम इनपुट कर देते हैं क्या 50, तो देखिए नंबर इज़ इक्वल टू 50, तो ये हमारा स्विच मल्टीपल कंडीशन के लिए स्विच यहाँ पे काम करता है। चलिए जो है ब्रेक देख लेते हैं। ब्रेक हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ब्रेक जो होता है स्विच के साथ भी यूज़ होता है और इफ़ के साथ भी यूज़ होता है। तो मतलब ब्रेक कीवर्ड है जिसका यूज़ सी लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट के साथ होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ प्रोग्राम के कंट्रोल को लूप और स्विच से बाहर लाने के लिए किया जाता है। तो ये इसका जो है क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। और आप इसका जो है क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, हमने हेडर फाइल ले लिए, मेन फंक्शन ले लिए, फिर इंट करके आई ले लिए, और आई की वैल्यू 1 है। आई कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए, और आई की वैल्यू प्लस प्लस यानी कि हर बार 1 हो। और यदि आई पहुंच जाता है बराबर 5 के तो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई जो है प्रिंट होना चाहिए। चलिए इसको जो है रन करा के देखते हैं करता क्या है ये। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, अब 4 तक तो पहुंच गया है, परंतु जैसे ही 5 आया तो क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक, मतलब यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक हो गई है। तो अगर हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 8, तो अब देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे 7 तक तो प्रिंट हुआ, 8 जैसी पहुंची तो वो ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब जहाँ ब्रेक लगेगा वो कंडीशन उसको लूप से बाहर कर लेगा। देखिए ब्रेक आउट ऑफ द फॉर लूप, ठीक। तो ये हम देख सकते हैं। और ये हर बार वैल्यू आई की प्रिंट करेगा मॉड्यूल डी के साथ में आई की वैल्यू, और हर एक को न्यू लाइन में करेगा तो /n हमने लगा दिए, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और है, मतलब एक कंडीशन और है जिसे हम बोलते हैं गो टू। गो टू क्या होता है, जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। मतलब हम कोई कंडीशन हमारी ट्रू है तो हम कहीं दूसरी जगह उसको जंप करा देते, जैसे गूगल मैप में आप क्लिक करके चले जाते हैं कहीं भी, ठीक है। इसी प्रकार इसका यूज़ भी किया जाता है। देखिए प्रोग्राम के कंट्रोल को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में छलांग लगाने के लिए, एकदम से ट्रांसफ़र करने के लिए जो होता है गो टू, यहाँ लेवल डिक्लेयर किया जाता है। तो ये लेवल यहाँ पे देखिए गो टू लेवल नेम लिखते हैं और लेवल नेम यहाँ पे लिखा जाता है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एक हेडर फाइल लिए, एक मेन फंक्शन लिए, इंट करके नम लिए 26, और यदि नम जो होता है, नम का जो रिमाइंडर है 0 आता है तो यहाँ इवन में चले जाना चाहिए। और अगर 0 नहीं आता, मान लीजिए देखिए 20 का भाग 2 से देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 13 तो आएगा भाग, परंतु रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल 0। और यदि 0 आता तो कहाँ चले जाना चाहिए, इवन, क्योंकि ये इवन नंबर है, सम नंबर है। और यदि नहीं आता तो क्या होगा, वो ऑड नंबर है, तो कहाँ चला जाना चाहिए, गो टू ऑड। अब हमने 2 लेवल बनाकर रखे हैं, जंप करें हमने यहाँ पे। तो एक लेवल कैसे बनाते हैं, इवन करके हमने लिख दिए कॉलन, और ऑड करके हमने लिख दिए कॉलन। अब प्रिंट कर दी इवन के अंतर्गत मॉड्यूल डी इज इवन, मतलब जो नंबर है वो इवन है, ठीक है। नंबर कौन सा है, जैसे 26 आया था तो नंबर इज इवन, और नहीं है। और ये रिटर्न 0 क्यों करे हैं, रिटर्न 0 हमने रिटर्न स्टेटमेंट का उपयोग करे हैं, ठीक है।
यदि इवन है तो। और यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ करके हमने इस ऑड कर दिया। मान लीजिए हमने 25 इनपुट कराते तो इसका रिमाइंडर क्या आता, 1 आता। तो 1 आता तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ट्रांसफर होता है, मतलब क्या है, ये ऑड है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए गो टू स्टेटमेंट को, इसको हम रन करके देखेंगे तो देखिए अभी हमारे पास 26 जो है इवन है। और यदि हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम कर देते हैं 25 और 25 हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और गो टू का है, देखिए हमने हेडर फाइल लिए, मेन फंक्शन लिए, इंट एन ले लिए, एन की वैल्यू 1 दे दी और लेवल बना दिए। लेवल को कुछ भी नाम नहीं दिए हमने, सिर्फ लेवल बना दिए, ठीक है। लेवल को और कुछ नाम देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट करके हमने एन की वैल्यू प्रिंट कराया 1 और फिर एन में एक बार प्लस हुआ मतलब 2 हो गया। और एन कब तक छोटा है, जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए, बराबर ना हो जाए। और गो टू लेवल, तो ये चलते रहेगा। मतलब वो जो हमने गिनती प्रिंट कराने वाला काम किए यहाँ पे, ठीक है। देखिए 1 से लेकर 10 तक। तो ये इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। गो टू हो गया हमारा, देखिए दूसरा एग्जांपल। उसके बाद एक और है हमारे पास में कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। इसके पहले हमने ऑपरेटर वाले सीक्वेंस में इनको देख लिए। जैसे इसका एग्जांपल समझे देता हूँ, आपने पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप बनाकर देख लीजिए। हेडर फाइल ली हमने, ठीक है। उसके अलावा हमने एक इंट एज ले लिए, ठीक। उसके बाद एज जो है, एज में वैल्यू कहाँ से आएगी, यूज़र से। मान लीजिए 18 आ गई, ठीक है। 18 कहाँ चली गई, एज में। और अब यहाँ एज जो है बड़ी है या बराबर है 18 के, तो 18 तो है, सिंपल सी बात। तो क्वेश्चन मार्क लग है, पहला प्रिंट एफ क्या आ रहा है, एलिजिबल फॉर वोटिंग। और अगर 18 से छोटी है, बड़ी भी नहीं है बराबर भी नहीं है, 18 से छोटी, तो कॉलन के बाद वाला जो है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो एक ही लाइन में हमने देखिए इफ़ वाला जो है, इफ़ लगाया था कि इफ एल्स, उसी को हमने एक ही लाइन में कंडीशनल जो ऑपरेटर स्टेटमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे इसको रन कर लिए। तो आप इस प्रोग्राम को बनाकर देखिए, रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे लूपिंग और कुछ अदर स्टेटमेंट हमने देख ली। इस प्रकार कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट हमारे कंप्लीट रूप से यहाँ पे हो गए हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा या फिर कोई भी दिक्कत है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।